हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अमृत काल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। पीएम ने विश्व कल्याण पर जोर देते हुए कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्रतिबद्धता को करती है जाहिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण को बताया गौरवशाली पल। कहा, भारत स्पेस सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी कर रहा है साझा। पीएम ने कहा, ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रचार अभियान जारी। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेत्रंग, खेड़ा और सूरत में करेंगे चुनावी रैलियां। गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। दोनों दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज अंतिम दिन। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे कई लक्ष्यों को हासिल करने में व्यापार मेले की रही बड़ी भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में 5 दलों का गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए तैयार। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नेपाल कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बढ़त। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में पड़ी बारिश की बार 12.5 ओवर के बाद मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे। बुधवार को खेला जाएगा तीसरा मुकाबला। फीफा विश्व कप में आज भी खेले जाएंगे 4 मुकाबले। प्रतियोगिता में बने रहने के उद्देश्य से 4 बार की चैंपियन जर्मनी उतरेगी स्पेन के खिलाफ।
एक अन्य मैच में बेल्जियम का सामना होगा मोरक्को से, वहीं जापान का सामना कोस्टारिका से होगा तो क्रोएशिया के सामने होगी कनाडा की चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 55वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर इसे देश के लिए गौरव का पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक अनूठे उपहार की चर्चा करते हुए तेलंगाना के एक बुनकर येल्धी हरिप्रसाद गारू की कला की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि हरिप्रसाद जी ने अपनी कला के जरिए G20 का लोगो बुनकर भेजा है, जो सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। हरिप्रसाद गारू ने अपनी कला में अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर देश के गौरव को भी दर्शाया है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं येल्धी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुनकर के भेजा है। यह शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता को देश के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बताया। पीएम ने ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर जोर देते हुए कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी जाहिर करती है। G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। मन की बात कार्यक्रम की इस कड़ी में पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को देश के गौरव से जोड़ते हुए इसे राज्यों की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाने का अवसर बताया। पीएम ने कहा कि शांति से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक देश के पास सभी चुनौतियों का समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति की भी जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए देश का गौरवशाली पल बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रही तरक्की और आम भारतीयों के इसमें बढ़ चढ़कर योगदान का जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में छोड़े गए निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को एक ऐतिहासिक घटना बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का लाभ पड़ोसी देशों के साथ साझा करने को हमेशा उत्सुक रहता है। इस संदर्भ में उन्होंने शुक्रवार को
इसरो के रॉकेट से छोड़े गए भूटान के उपग्रह का उदाहरण दिया। उन्होंने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का भी उल्लेख किया और हिमाचल के किन्नौर में ड्रोन द्वारा सेबों की आपूर्ति को इस तरक्की का जीता जागता उदाहरण बताया। जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब समय पर मंडी पहुंच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने युवाओं की प्रतिभा के चलते आज विज्ञान, अनुसंधान और स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब भारत के लोग पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात गुजरात के चुनाव से जुड़ी हुई। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के नेत्रंग, खेड़ा और सूरत में चुनाव प्रचार को धार देंगे। गौरतलब है कि गुजरात में पहले चरण के लिए 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात के अहमदाबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के बारे में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। जब विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है, गरीब कल्याण की बात होती है, तो गुजरात मॉडल की बात होती है। नए भारत की बुलंद तस्वीर हमारा गुजरात। जब कोई कृषि के क्षेत्र में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखता था, तब मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने देखी। जब कोई बड़े बांध बनाने का सपना नहीं देखता था, तो तब नर्मदा बांध हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात में है। पहली बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो भी गुजरात में, और नंबर 1 एक्सपोर्ट की बात करें तो गुजरात में। नंबर 1 की बात जहां पे भी आए तो गुजरात आगे चलता है। तो गुजरात एक ऐसा मॉडल जो देश के सामने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, यही भाजपा की पहचान। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने गुजरात विधानसभा 2022 के संकल्प पत्र में बेटियों को केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराने का वायदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए जो कहा, बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में होगी, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी मुफ्त में मिलेगी, तो हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए 60 साल से ज्यादा वाली के लिए बस में मुफ्त सेवा मिलेगी, और भाई और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देने का काम किया है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 8 साल में करने का काम किया है। और अगर मैं यहां पर कहूं, गुजरात के युवाओं ने तो गुजरात को, विकास को नए पंख लगाए हैं और उड़ान भरी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गुजरात में पहले हर साल दंगे होते थे, हिंसा होती थी, लेकिन भाजपा के शासनकाल में गुजरात सुरक्षित हुआ है और राज्य में संपन्नता आई है। गुजरात में शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता होगा जब दंगे ना होते हो, जहां पर हिंसा ना होती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित गुजरात, विकसित गुजरात, सशक्त गुजरात, संपन्न गुजरात, समृद्ध गुजरात, ये
भारत को भी सशक्त बनाने के लिए सशक्त गुजरात और विकसित गुजरात बहुत आवश्यक है। और ये जो लगातार प्रयास हुए हैं उस दिशा में अब गुजरात को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अपने आप दिखाता है कि भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में गुजरात का भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहयोग होगा। भाजपा के नेता संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे सत्येंद्र जैन पर संबित पात्रा ने केजरीवाल पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने केजरीवाल में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को देने वाली मसाज को केजरीवाल ने फिजियोथेरेपिस्ट बताया था, जबकि वह एक रेपिस्ट है और जेल में सजा काट रहा है। इतने खुले तरीके से झूठ बोलकर एक मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आता है और कहता है कि ये जो सत्येंद्र जैन है इसका जो मसाज हो रहा था ये डॉक्टरी एडवाइस पे हो रहा था और एक फिजियोथेरापिस्ट उसको मसाज दे रहा था। ये विषय मोरालिटी का है, यह विषय हमारे दिल के अंदर उठ रहे कई सवालों का है कि एक मुख्यमंत्री लाइट कैमरा और एक्शन होने के बाद इस कदर झूठ कह सकता है कि यह फिजियोथेरापिस्ट है, जबकि वो एक रेपिस्ट था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सूरत में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की है। कहा जाता है कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारी जिस तरफ हों, चुनाव वही पार्टी जीतती है। सरकारी कर्मचारी 10 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, उनकी बात सुनता है समाज। तो मैं सारे सरकारी कर्मचारियों को गुजरात सरकार के कच्चे पक्के ये वो सभी से अपील करना चाहता हूं। एक तो अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, पोस्टल बैलेट में एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। आप सबसे अपील है, पोस्टल बैलेट के अंदर एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज अंतिम दिन है। मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे। मेले में इस बार नई नई कंपनियां देखने को मिली हैं, चाहे स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कंपनियां, हर कोई यहां आकर उत्साहित नजर आया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को संपन्न हो रहा है। मेले में इस बार नई नई कंपनियां देखने को मिली। हर कंपनी अपने अपने उत्पादों की विशेषता बताती नजर आई। हम लोग मार्केट में अभी काफ़ी नए आए हैं, हमारे को लॉन्च हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और हमारे ब्रांड की यही स्पेशलिटी है कि हम लोग एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को देते हैं। हम लोग सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही किसी एक फॉर्मुलेशन में डालते हैं। मेले में इस बार कश्मीर के उत्पादों को लेकर लोगों में काफी आकर्षण रहा। कश्मीर से आए सईद परवेज अहमद भी खादी के पंडाल में ड्राई फ्रूट और शहद लेकर आए हैं। लोगों को अभी बहुत कम नॉलेज है कि दैट इज़ ऑर्गेनिक, वहाँ से ऑर्गेनिक फूड्स आते हैं, तो उसका जहाँ पे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है मोस्ट प्रोबेबली MSME के द्वारा कि हम अपने जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स है उनका यहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं और उनको सेल भी कर लेते हैं। मेले में हर तरह का उद्यमी देखने को मिला, चाहे स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कंपनियां। हम लोग क्राफ्ट और कुछ परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस हमें यहाँ मिल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ स्पेशल परफ्यूम्स सस्ते बजट में हम लोग इस बार लेकर आए हैं। मेले में हर कोई यहाँ आकर उत्साहित दिखाई दिया। हमें यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, हर स्टेट का कल्चर, हर जगह का काफ़ी सुंदर डेकोरेटिव चीज़ें, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, लाइक कि किस स्टेट का क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का। बच्चों ने नया कल्चर, हर जगह का, हर स्टेट का कल्चर देखा। मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब 3 दिन का समय बाकी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी बड़े दलों के दिग्गज नेताओं ने गुजरात में डेरा डाला हुआ है। इसी बीच हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने भाजपा के नेता नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, जो बनासकाठा और उसके आसपास के इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। पूरा वातावरण मोदीमय है। पिछले चुनाव में आप देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था, 9 सीटें जो हैं बनासकाठा में,
वो दिन हवा हुए अब कांग्रेस के। अब जनता को समझ में आ गया कि पिछले 5 साल में कितनी पिछड़ गई वो। आदिवासियों पर बहुत जोर है बीजेपी का, और ये कहना है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हितों को राष्ट्रपति हमारी आदिवासी समाज से महिला बनी है। पूरे देश के अंदर चाहे टंट्या मामा हो, चाहे बील हो, इन सब के कार्यक्रम उनके विकास के लिए पूरा का पूरा सरकार लगी हुई है। और उनने भी मोदी जी का वातावरण है, मोदी जी ही जीत रहे हैं। 9 में कितने सीटें उम्मीद कर रहे हैं? 9 में से 9। तमाम नेता जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करें और कोई कोर कसर न छोड़ी जाए चुनावी जीत हासिल करने में। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बनासकांठा। और खबर नेपाल से। नेपाल में आम चुनाव के बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 5 दलों का गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नेपाल कांग्रेस गठबंधन ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ने एक बैठक में नई सरकार के गठन की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया है। सीपीएन माओवादी सेंटर की स्थायी समिति के सदस्य ने कहा कि दोनों नेता वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखने के लिए एक साझा समझौते पर पहुंच गए हैं। बात है यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खाद्य संकट से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक शिखर सम्मेलन के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की ने सूखे की चपेट में आने वाले देशों में अनाज मुहैया कराने के लिए यूरोपीय संघ की सराहना की। बात ईरान की। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच लंदन में भी ईरानी महिलाओं के समर्थन में दर्जनों लोगों ने बाल काटकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी ने महिलाओं के लिए न्याय, सुधार और अधिकारों की मांग की है। दूसरी तरफ ईरान ने विरोध प्रदर्शन को पश्चिमी देशों से प्रभावित बताया है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शून्य कोविड नीति के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन शंघाई के उरुमकी क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद शुरू हुआ। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका गया, जिसके कारण 10 लोगों की मौत हुई है। ताइवान की राष्ट्रपति ताई इंग वेन ने स्थानीय चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, इसलिए पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि ताइवान में काउंटी प्रमुखों, शहरों के महापौर और स्थानीय पार्षदों के चुनाव में विपक्षी दल ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। और खबर खेल के मैदान से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी के 5वें ओवर में बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद काफी समय तक बारिश के कारण खेल नहीं हो पाया। दोबारा खेल शुरू होने पर मैच को 29 ओवर का कर दिया गया। भारतीय पारी के 13वें ओवर में जब टीम का स्कोर 1 विकेट पर 89 रन था तो एक बार फिर से बारिश ने मैच में बाधा डाली और खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका और मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। इस मैच के बाद न्यूजीलैंड की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। तीसरा वनडे बुधवार को खेला जाएगा। बात फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में आज भी 4 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच जापान और कोस्टारिका के बीच है। जापान ने अपने पहले मैच में जर्मनी को हराया था। ऐसे में टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर अंतिम 16 में स्थान बनाने का अपना दावा मजबूत करने की होगी। वहीं कोस्टारिका की टीम पहले मैच में हार के बाद जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। अगर जापान की टीम यह मैच हार जाती है तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वहीं जापान के जीतने पर जर्मनी की टीम लगभग बाहर हो जाएगी। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में बेल्जियम का सामना मोरक्को से होगा। बेल्जियम ने पहले मैच में कनाडा को हराकर जीत के साथ शुरुआत की थी। ऐसे में उनका इरादा इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर नॉकआउट दौर में स्थान बनाने के करीब पहुंचने का होगा। कनाडा के खिलाफ टीम का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था। ऐसे में मोरक्को के खिलाफ उनकी निगाह बेहतर प्रदर्शन पर होगी। बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू जांघ में चोट के कारण कनाडा के खिलाफ नहीं उतरे और उनके टीम के ग्रुप मैचों में बाहर ही रहने की संभावना है।
दूसरी ओर मोरक्को ने अपने पहले मैच में पिछली बार के उपविजेता क्रोएशिया को ग्रुप एफ मुकाबले में गोल रहित बराबरी पर रोका था। दिन का तीसरा मैच कनाडा और क्रोएशिया के बीच है। पहले मैच में मोरक्को के साथ ड्रॉ खेलने वाली पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया की टीम अपने दूसरे मैच में कनाडा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद जिंदा रखना चाहेगी। वहीं कनाडा भी इस मैच में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड बेहतर करना चाहेगी। हालांकि कनाडा के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी कम है। वहीं दिन के अंतिम मुकाबले में स्पेन का सामना जर्मनी से देर रात होगा। जापान के खिलाफ पहला मैच हारने वाली जर्मनी की टीम को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना होगा। जर्मनी ने अपना चौथा विश्व कप खिताब 2014 में ब्राजील में जीता था, लेकिन 2018 में वह ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई थी। अगर जर्मनी हार जाता है तो यह अब पहला अवसर होगा कि जब जर्मनी की टीम लगातार 2 विश्व कप में नॉकआउट में जगह नहीं बना पाई। दूसरी तरफ स्पेन ने प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत की थी। टीम ने पहले मैच में कोस्टा रिका को 7-0 से शिकस्त दी थी। अब खबर आपको झारखंड से दिखाते हैं। देश का आदिवासी समाज कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन गुजर बसर करता है, इसकी बानगी देखनी है तो किसी भी आदिवासी बाहुल्य गांव की दुर्दशा में ये देखा जा सकता है। राजधानी रांची से महज 42 किलोमीटर दूर रसाबेड़ा गांव के बेदिया समुदाय के लोग बड़ी मुश्किल से अपने जीवन के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। आइए देखते हैं समुदाय के जीवन की हकीकत को दिखाती है ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासियों की सरकार होने का दावा भी करते हैं, लेकिन झारखंड के गांव में रह रहे आदिवासियों की हालात देखनी हो तो राजधानी रांची से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। राजधानी रांची से महज 42 किलोमीटर दूर बसा है रसाबेड़ा गांव। कहने भर को आदिवासी बाहुल्य ये गांव राजधानी से महज 42 किलोमीटर दूर है, लेकिन गांव पहुंचने के लिए पैदल जंगलों की खाक छानते पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्तों में 3 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। एक तरफ पथरीले रास्ते का सफर और दूसरी तरफ जंगल में जंगली हाथियों सहित खौफनाक पशुओं का डर। लेकिन कैसे इन दुर्गम परिस्थितियों में राज्य के आदिवासी अपना जीवन चलाते हैं, इसको जानने के लिए डीडी न्यूज की टीम ने सफर के इस जोखिम को भी पूरा किया। गांव पहुंचते ही बेबसी और लाचारी का जो मंजर दिखा, उस पर सहसा विश्वास करना कठिन लगा। लकड़ी का बोझ अपने सिर पर लिए ये महिला अपने अपने गांव रसाबेड़ा से पथरीले और जंगली रास्ते से होकर साप्ताहिक हाट बाजार में ये लकड़ी बेचने के लिए जा रही है, ताकि शाम को अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर सके। गांव में घूम रहे बच्चों की हालात देखकर तो कलेजा मुंह को आता है। गया के एक दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर गांव के लिए संपर्क पथ बनाया था, लेकिन यहाँ के हालात देखकर एहसास होता है कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति दशरथ मांझी से कम भी नहीं है। ग्रामीणों ने पत्थर तोड़ तोड़कर आने जाने के लिए पथरीला रास्ता तो बना लिया है, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस या कोई और सहायता गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। गांव वालों को लगभग 3 किलोमीटर जंगल और पथरीले रास्ते से होकर नीचे आना होगा, तब कहीं जाकर कोई सुविधा मिलेगी। जीवन यापन के नाम पर इन ग्रामीणों के पास इन्हीं पत्थरों का सहारा है। पत्थर तोड़कर और जंगल से लकड़ियां बीनकर 2 जून की रोटी का ये जुगाड़ कर पाते हैं। किसी और तरह की सरकारी सुविधा हो इनके पास, इसकी कल्पना ही बेमानी है। पत्थर भी तोड़ते हैं, फिर लकड़ी भी फाड़ के बेचते हैं कमाने के लिए। खेती बाड़ी में तो रात को तो हाथी खा जाता है या दिन को तो बंदरा खाता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइट तो देखिए जिस समय आता है उस समय तो दिन भर में 4 घंटा नहीं रहता है। थोड़ा सा श्रमदान से जो अब खेत के उस पार से जो आ रहे थे, वो हम लोग श्रमदान के माध्यम से वो रास्ता बनवाए। नहीं तो पहले बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था, और अभी तो खैर ऑटो अगर ज़बरदस्ती अगर चढ़ाए तो कोई किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना हो तो ऑटो अगर ज़बरदस्ती ले आ जाता है। पहले वो स्थिति नहीं था। जीविका के लिए इन लोग के पास एक लकड़ी काट के बेचना और दूसरा है पत्थर तोड़ के बेचना, बस यही इस गाँव का 2 है। और लाइट का बात करें तो अगर एक दिन आता है तो हमको लगता है 1 सप्ताह तक नहीं, गायब रहता है। आधुनिक सुख सुविधाओं की तो छोड़िए, इस गांव के लिए न तो संपर्क पथ और न ही पीने तक के लिए पानी ही मयस्सर है। इतना जरूर है कि केंद्र सरकार ने बिजली के खंभे और तार गांव तक पहुंचा दिया है, लेकिन राज्य सरकार बिजली नहीं दे पा रही है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और पानी के लिए प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की योजनाएं शुरू तो की हैं, लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण ये गांव इन सभी योजनाओं से मीलों मील दूर है। पीने के पानी का भी देसी जुगाड़ ही काम आता है। ग्रामीणों ने पहाड़ से गिरने वाले पानी को एकत्र करके वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करके पानी एकत्र किया है। यहाँ पानी इनके दिनचर्या की सभी जरूरतें पूरी करता है। खेती किसानी पर भी जंगली जानवरों का प्रकोप है। खड़ी फसल को जंगली हाथी और अन्य पशु बर्बाद कर देते हैं। एक तो सरकारी सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, दूसरा जंगली जानवर भी इनका जीना मुहाल किए रहते हैं। कोई तो खेती। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।